हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं विकास कुमार, क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। और उस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। सीधा आपके दिमाग में ठोस देंगे इस टॉपिक को, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल वीडियो को स्किप वगैरह मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के हम इस लेक्चर में, वीडियो में पढ़ेंगे भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, यानी कि कूलाम का नियम, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे भाई, कूलाम का नियम, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे और आज बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट कर देंगे आपके, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि अपने पास यहाँ कोई बिंदु आवेश है, क्या है भाई, बिंदु आवेश है। यहाँ क्या है भाई, कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू, है ना। ये प्लस क्यू है आवेश, तो इसके चारों ओर क्या होगा भाई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। तो जब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इस बिंदु को मैं एक नाम दे दे रहा हूँ ओ। ये क्या है, बिंदु ओ। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी चलना है आपको। कितना चलना है भाई, आर मीटर की दूरी। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी चलना है आपको। क्या करना है भाई, आर मीटर की दूरी। और उस आर मीटर की दूरी चलने के बाद आपको एक बिंदु लेना है पी। क्या लेना है भाई, बिंदु पी। क्या लेना है भाई, बिंदु पी, ठीक है। ये क्या है भाई, एक बिंदु पी है। क्या है भाई, एक बिंदु पी है ना। और इसी बिंदु पी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, तो उसके बाद हम कूलाम का नियम भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया, आवेश के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो आज हम कूलाम का नियम सिद्ध कराएंगे कैसे आता है, ठीक है ना। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु पी पर, ठीक है ना, क्या करेंगे भाई, इस आर, स्मॉल आर दूरी का, ठीक है ना, आर त्रिज्या है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक क्या करेंगे भाई, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे भाई, एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचेंगे, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है भाई, गॉसियन पृष्ठ है। क्या है भाई, गॉसियन पृष्ठ, है ना। स्मॉल आर त्रिज्या का एक हमने क्या खींचा है भाई, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचा है। क्या खींचा है भाई, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचा है, ठीक है ना। अब आपको बताया गया है कि जहां बिंदु P होता है वहां दो स्थितियां होती हैं। जहां बिंदु P होता है वहां कितनी स्थितियां होती है बेटा, दो स्थितियां होती हैं, है ना। कौन कौन सी भाई, एक होता है आपके पास वेक्टर ई और एक होता है वेक्टर डी। एक कौन सा होता है भाई, एक कौन सा होता है, वेक्टर ई, और एक होता है आपके पास वेक्टर डी, है ना। दो स्थितियां होती हैं और दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है भाई, समान होती है। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है भाई, समान होती है ना। तो ये बिंदु P है और इसी बिंदु P पर क्या है भाई, दो स्थितियां होंगी। एक होगा आपके पास वेक्टर ई और दूसरा होगा आपके पास क्या भाई, वेक्टर डी। क्या होगा भाई, वेक्टर डी, ठीक है ना। दो स्थितियां होंगी, वेक्टर ई और वेक्टर डी, है ना। अब इस बिंदु P पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसकी पहले परिभाषा बनाएंगे कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा बन सकती है, किस प्रकार से इसकी परिभाषा बन सकती है। देखो यहीं से बनाएंगे हम इसकी परिभाषा, ठीक है, यहीं से बनाएंगे, ठीक है। मान लेंगे, माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में बिंदु O पर रखा है। कहाँ रखा है भाई, बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है। कहाँ रखा है भाई, बिंदु O पर रखा है, ठीक है ना। कहाँ पर रखा है भाई, प्लस क्यू आवेश कहाँ पर रखा है, बिंदु O पर रखा है। किस में रखा है, वायु या निर्वात में, ठीक है ना। तो वही लिख दिया हमने, माना प्लस क्यू आवेश वायु या निर्वात में कहाँ रखा है भाई, बिंदु O पर रखा है ना। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, कहां से भाई, बिंदु O से
आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जहां जहां वैद्युत क्षेत्र, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। कहां करनी है भाई? बिंदु P पर। कहां करनी है भाई? बिंदु P पर, है ना। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, पृष्ठ खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, है ना। बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। तो अब देखो बिंदु P पर, यानी कि ये जो छोटा सा पृष्ठ दिख रहा है आपको, सूक्ष्म पृष्ठ दिख रहा है ना। इस सूक्ष्म पृष्ठ अवयव dA से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कितना निकलेगा भाई? तो पृष्ठ अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरता है भाई? वेक्टर E व वेक्टर dA के अदिश गुणनफल के बराबर गुजरता है। सबको बता रखा है बहुत समय से, है ना, बहुत समय से पढ़ा रहा हूं मैं, सबको बता रखा है। कितना होता है भाई? तो लिखेंगे अतः पृष्ठ अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई? वैद्युत फ्लक्स, है ना। इसको मैंने पृष्ठ अवयव, ये जो छोटा वाला पृष्ठ अवयव दिख रहा है, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई? इसका एरिया है मेरे पास, क्या है? dA है ना। तो पृष्ठ अवयव dA से, यानी इस पृष्ठ अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई? वेक्टर E डॉट वेक्टर dA के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात d फाई सफिक्स E बराबर क्या आएगा? वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। क्या आएगा भाई? वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, है ना। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है भाई? AB cos थीटा होता है। क्या होता है? AB cos थीटा। क्या होता है भाई? AB cos थीटा, है ना। जब इसे आप ओपन करोगे तो देखेंगे यहाँ A की जगह E है, B की जगह D है। जब इसे आप ओपन करोगे तो ये बन के क्या आएगा भाई? EDA cos थीटा। क्या बन के आएगा? ये EDA cos थीटा, है ना। तो D फाई सफिक्स E बराबर कितना आएगा भाई? D फाई सफिक्स E बराबर कितना आएगा भाई? EDA cos थीटा। कितना आएगा भाई? EDA cos थीटा, है ना। अब यहाँ थीटा का मान कितना लेना है भाई? 0 अंश लेना है। क्यों? क्योंकि आपको मैं चित्र में दिखा दूं, मैंने कई बार भी बताया है कि वेक्टर E व वेक्टर dA भाई एक ही डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही दिशा में होते हैं। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है भाई? 0 अंश का बनता है। कितने का बनता है भाई? 0 अंश का, है ना। इसलिए यहाँ थीटा का मान कितना आएगा भाई? 0 अंश आएगा। कितना आएगा? 0 अंश, है ना। तो यहाँ थीटा का मान लगाएंगे हम लोग, कितना आएगा भाई? 0 अंश। थीटा बराबर कितना आएगा भाई? 0 अंश लेने को, है ना। कितना आएगा भाई? 0 अंश, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पता है ना वेक्टर E और वेक्टर dA एक ही दिशा में है। तो अब ये बनेगा D फाई सफिक्स E बराबर हो जाएगा कितना? EDA cos 0 अंश, है ना। अब cos 0 अंश का मान कितना होता है भाई? cos 0 अंश का मान कितना होता है?
पता है ना cos 0 अंश का मान कितना होता है भाई, 0 अंश होता है। कितना होता है भाई, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है भाई, cos 0 अंश का मान कितना होता है भाई, 1 होता है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा d phi सफिक्स e बराबर कितना बचेगा भाई, EDA बचेगा। कितना बचेगा भाई, EDA। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट, है ना। अब मैं आपसे कहूं भाई, इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं भाई पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे भाई, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे भाई, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स, है ना। तब समीकरण फर्स्ट का क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन, है ना। क्या करेंगे, समाकलन। अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, है ना, कितना होगा भाई। तब समीकरण फर्स्ट का क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। तब समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर क्या करेंगे भाई, समाकलन, है ना। समीकरण फर्स्ट का क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे। तब समीकरण फर्स्ट का समाकलन, इसका समाकलन लगा लीजिए, सजा लीजिए, इंटीग्रेशन यानी समाकलन है डी फाई सफिक्स ए। इसका इंटीग्रेशन समाकलन कितना है, EDA। कितना है भाई, EDA, है ना। कितना है भाई, EDA, है ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका समाकलन कितना आएगा भाई, इसका समाकलन आएगा फाई सफिक्स सी। कितना आएगा भाई, फाई सफिक्स सी। जो डी के संपर्क में होगा वही उसका क्या आ जाएगा भाई, समाकलन आ जाएगा, है ना। तो इसका समाकलन कितना आएगा भाई, फाई सफिक्स सी, है ना। कितना आएगा भाई, फाई सफिक्स सी बराबर क्या था भाई, क्या था, बराबर इंटीग्रेशन EDA। कितना था भाई, इंटीग्रेशन EDA, है ना। तो इंटीग्रेशन EDA, ई का इंटीग्रेशन नहीं बनने वाला क्योंकि अचर पद है, ठीक है ना। तो इसको कर देंगे इंटीग्रेशन से बाहर। क्या कर देंगे भाई, बाहर। इंटीग्रेशन से क्या कर देंगे, बाहर। तो ये आ जाएगा ई इंटीग्रेशन DA। कितना आएगा भाई, ई इंटीग्रेशन DA, है ना। वेयर जहां इंटीग्रेशन DA क्या है आपका भाई, क्षेत्रफल। इसका समाकलन कितना आएगा निकल के भाई, इसका समाकलन आएगा A। और A क्या है भाई, गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। क्या है भाई, कुल क्षेत्रफल। इसका कितना आएगा भाई निकल के, इसका आएगा इंटीग्रेशन DA बराबर A आएगा इसका समाकलन। और A बराबर क्या है, फॉर्मूला वही 4 पाई r उसका। क्या होता है भाई, 4 पाई r स्क्वायर। क्या है भाई, कुल क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। क्या है भाई, गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, फाई सफिक्स E बराबर ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर सेकंड। क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर सेकंड, है ना। अब किससे चल रहा है भाई, अब चल रहा है हमें गॉस की प्रमेय से। किससे चल रहा है भाई, गॉस की प्रमेय से, है ना। किससे चल रहा है भाई, गॉस की प्रमेय से। क्या होती है भाई गॉस की प्रमेय, फाई सफिक्स E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भाई, फाई सफिक्स E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3, है ना। तो आप एक गौर करें यहाँ कि समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा है। क्या भाई, लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा भाई, आपस में बराबर हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। तो मैं चलता हूं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं समीकरण सेकंड और थर्ड के, तो राइट हैंड साइड को क्या करेंगे भाई, बराबर। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हमें बिंदु P पर क्या करना है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। दिखा दें कहां पर ज्ञात करनी थी भाई, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी।
कहां पर करनी थी भाई, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, है ना। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे, तो ये 4πr² मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ कहां जाएगा भाई, डिवाइड में, कहां जाएगा, डिवाइड में। जब ये दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा तो ये आएगा E बराबर, देखिएगा 4πε0 को मैच करके रख रहा हूं मैं, 4πε0 को मैच करके, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4πε0 और Q अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा भाई, Q अपॉन में r स्क्वायर, है ना, Q अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है भाई, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या ज्ञात करना है भाई, अब ज्ञात करना है हमें क्या, कूलाम का नियम, है ना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इसी से हम कूलाम का नियम सिद्ध करेंगे। देखें ध्यान से चित्र में, अगर हम लोग मान लें, क्या माने भाई, अगर हम लोग मान लें कि इस परीक्षण आवेश पर क्या रखा है, Q0 रखा है, क्या रखा है भाई, Q0 रखा है ना। परीक्षण आवेश बिंदु P पर क्या रखा है भाई, परीक्षण आवेश रखा है Q0, क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0, है ना। तो अब देखें, जब परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो यहां से कूलाम का नियम बड़े आराम से निकल सकता है। देखें क्या किया मैंने, बिंदु P पर यदि बिंदु P पर यदि बिंदु P पर यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो, है ना, यदि बिंदु P पर क्या रखा हो भाई, परीक्षण आवेश रखा हो, तो इस प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल कितना होगा भाई, लगने वाला बल कितना होगा भाई, F बराबर EQ0 होगा, कितना होगा भाई, EQ0, है ना, रखा हो तो प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा भाई, कितना होगा, F बराबर होगा EQ0, कितना होगा भाई, F बराबर होगा EQ0, है ना। यदि बिंदु P पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, है ना, तो प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा भाई, F बराबर EQ0 होगा। बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। तो ये हो जाएगा अब कितना, F बराबर E का अभी हमने मान निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकाली थी भाई, E की अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी 1/4πε0 और ये Q अपॉन में क्या है, R स्क्वायर, यही निकाली थी ना भाई, यही निकाली थी ना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इस मान को यहाँ पुट अप कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 1/4πε0 और कितना है भाई, Q अपॉन R स्क्वायर इंटू में कितना है भाई, Q0 इंटू में कितना है भाई, Q0, तो Q0 ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये क्या आ गया भाई, कूलाम का नियम, ये क्या आ गया भाई, कूलाम का नियम, है ना। F बराबर 1/4πε0 Q0/R स्क्वायर, ये क्या आ गया भाई, कूलाम का नियम, है ना। बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है ना। तो आज की हमने इस वीडियो में लेक्चर में ये देखा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साथ में ही हमने इसके कूलाम का नियम देखा है, ठीक है ना। साथ में हमने क्या देखा भाई, कूलाम का नियम देखा और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, साथ में हमने कूलाम का नियम देखा, है ना। तो ये रही आज का टॉपिक जो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। थैंक यू।